हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नाम का चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया है। उसमें से हमने ग्लाइकोलिसिस देखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि प्रोसेस वाइज वो सेम है। तो आज हम देखने वाले क्रेब्स साइकिल, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बुलाते हैं, फर्मेंटेशन का पार्ट देखेंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या जिसको लाइक बहुत बार हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीन चीजें आज हम लोग देखने वाले। सो टू बिगिन विथ, हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है, देखो कि ग्लाइकोलिसिस आपको याद होगा, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। लास्ट प्रोडक्ट क्या मिला था ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। मल्टीपल रिएक्शंस होती है, 10 रिएक्शन से एंड प्रोडक्ट आता है पायरुविक एसिड, विच इज वेरी की कंपाउंड। हाँ, तो ये जो रेस्पिरेशन में हो रहा है, आप रेस्पिरेशन के हम लोग आगे बोल सकते हैं कि दो टाइप से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप है। कैसे हम उसको बता सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन इज absent, this type of respiration called as anaerobic respiration. And if oxygen is present, O2 is present, इसको बुलाएंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको बुलाएंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। ऑक्सीजन नहीं है तो अनएरोबिक होगा, बट ऑब्वियसली, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बट ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब अनएरोबिक, हमें ये दोनों डिटेल में देखने, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस है जिसपे हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इसी का मतलब देयर आर टू मेनी और मोस्ट की प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। दैट इज, वन इज इथाइल अल्कोहल, और जिसको हम इथेनॉल बुलाते हैं, by process called as fermentation, and second one is lactic acid. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट की प्रोडक्ट्स है ऑफ द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म से ये होने वाला है, इस पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। चलो हम एक एक कंप्लीट देखते हैं। पहले मैं इथिल अल्कोहल का फर्मेंटेशन बताता हूं आप लोगों को, उसके बाद इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। अब देखो, इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज होता है उसको हम बुलाते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। उसका साइंटिफिक नेम है, करेक्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी या ब्रूअर्स ईस्ट, जो हम 12th में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे हम लोगों को इसका वापस रेफरेंस आएगा। मैं आपको वहां पे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हाँ, वी विल डिस्कस दिस इन द 12th ऑल्सो। तो इथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन, इट इज डन बाय द ईस्ट, जिसको हम कॉमनली ब्रूअर्स ईस्ट या साइंटिफिक नेम में सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी बुलाते हैं। अब देखो, लाइक नाउ आई एज्यूम ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल के ग्लाइकोलिसिस हो चुका है और पायरुविक एसिड बन चुका है। हम पायरुविक एसिड के वन मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है वो देखने वाले। हाँ, आप लोगों को ये याद है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, याद है ना? हम एक मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे, वही दूसरे मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारा जो ये पायरुविक एसिड है, ये देखो, ये पायरुविक एसिड है अपना, विच हैज फॉर्म फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस। ईस्ट सेल में ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसके बाद पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ। उस पायरुविक एसिड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्ट करता है। उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये देखो, आपको नाम से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी, डीकार्बोक्सिलेज। इसके लिए मैग्नीशियम आयंस एज अ कोफैक्टर लगते हैं इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। आप लोगों ने एंजाइम में देखा हुआ है कि कोफैक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब हमें इस एंजाइम के रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट वी गेट इज एसिटाल्डेहाइड। One molecule of pyruvic acid will generate the one molecule of
एसिटाल्डेहाइड, यहाँ पे एसिटाल्डेहाइड मिलेगा और उस पे हमारा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करेगा। उस पे काम करने वाले एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इस एंजाइम को हम बुलाते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब डिहाइड्रोजनेज आया ना, हाँ, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज आया तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या होता है। बट ऑब्वियसली क्या होगा, NAD H+H+ will be converted into NAD+। अब देखो और एक चीज में यहाँ पे लाइक दिमाग से निकल गया, ये देखो डी कार्बोक्सिलेज है ना, तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, CO2 निकल कर जाएगा। डी कार्बोक्सिलेज है ना, तो बट ऑब्वियसली वहां से क्या निकल कर आने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आने वाला है। अब ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एसिटाल्डिहाइड पे जब एक्ट करेगा तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या देने वाला है, ये इथेनॉल। And this is the same reaction that we have been using for the production of ethyl alcohol, जिसको हम ब्रूअरीज में अल्कोहल कंजम्पशन करने के लिए लोग यूज करते हैं ना, वो इथेनॉल ऐसी ही रिएक्शन से, सिर्फ उनका इनिशियल सबस्ट्रेट हर वक्त सिर्फ ग्लूकोज नहीं होगा, वो जो कुछ होगा उसके हिसाब से ये इथेनॉल होगा। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे इथेनॉल के बारे में, क्या है, ये इथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है ना, हाँ, जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ये फर्मेंटर में होते हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं। अनएरोबिक कंडीशन की बात करें ना हम लोग, हम अनएरोबिक फर्मेंटेशन का ही पार्ट करें, तो बहुत बड़े जिनको फर्मेंटर्स बुलाते हैं, कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, और उसमें ये डालते हैं, उसमें अपना रॉ मटेरियल डालते हैं और अल्कोहल का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही अल्कोहल का परसेंटेज 13% से ऊपर चलता है या 13% पे रीच करता है, तो ये इथेनॉल इस सेल को ही मार देता है। इस सेल की वजह से तो ये हो रहा है ना, ये एंजाइम्स किसमें, ईस्ट में ही है। दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द ईस्ट सेल, सैकरोमेसिस सेरेवेसी के। पर जैसे ही अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% से ऊपर चला जाएगा, हाँ, एक बार उसने क्रॉस कर लिया तो वो क्या करेगा, इट विल किल द ईस्ट सेल्स। हाँ, तो ऐसे भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं ना, और एक है दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा देखते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसका एंड प्रोडक्ट बट ऑब्वियसली क्या होगा, लैक्टिक एसिड। इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बट ऑब्वियसली हम लोगों ने ये माना हुआ है कि लाइक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है, हमारा पायरुविक एसिड आया हुआ है यहाँ पे। अब ये होगा कहाँ पे, पायरुविक एसिड, हाँ, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा कहाँ, दिस हैपन्स इन आवर मसल्स ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग अ रिगरस एक्सरसाइज। जब आप बहुत लंबे समय तक दौड़ रहे हो तो आपके पैरों में क्रैम्प भी आते हैं। देखो क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन जितना जरूरी है उतना पहुंच नहीं पाता, पर आपको एक्टिविटी तो करनी है, तो सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो सेल्स शिफ्ट फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के वक्त क्या होता है, सेल्स जो है हमारी मसल सेल्स, वो एरोबिक रेस्पिरेशन से अनएरोबिक रेस्पिरेशन के शिफ्ट होती है। तो पायरुविक एसिड तो बन चुका है, यहाँ पे पायरुविक एसिड तो बना है, वो तो ग्लाइकोलिसिस से ही बना है। तो इस पायरुविक एसिड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्ट करेगा, मालूम है कि आपको, बट ऑब्वियसली इसका नाम क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, तो इसका नाम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रो। अब अगर डिहाइड्रोजनेज बोला हुआ है यहाँ पे, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक कन्वर्जन जरूरी है, NADH plus H+ gives NAD+। लैक्टेट और इससे बनेगा अपना डायरेक्टली लैक्टिक एसिड, एंड दिस लैक्टिक एसिड विल स्टार्ट accumulating in your muscles, so ultimately you have a feeling of cramps आते हैं। तो ये देखो, दिस वाज ऑल अबाउट द अनएरोबिक फर्मेंटेशन। देखो यहाँ पे हमें ये फर्मेंटेशन के बारे में दिया है, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, मैं जल्दी से जल्दी इसको कर लेता हूँ हाईलाइट, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है पर दिख नहीं रहा है। दिस हैपन अंडर अनएरोबिक कंडीशंस। हाँ, यहाँ पे CO2 एंड इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, देखा हमने। हाँ,
Pyruvic acid decarboxylates and alcohol catalyze this reaction. Other organisms like some bacteria produce lactic acid from the pyruvic acid. देखो बैक्टीरिया करते हैं, पर मैंने अपना रियल लाइफ वाला एग्जांपल दिया है आप लोगों को. During exercise, like muscles during exercise, or when the oxygen is inadequate. ये वर्ड याद रखना, कभी कभार इसमें मैं देता हूं आप लोगों को. When the oxygen is adequate for the cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. एंजाइम को मैं हाईलाइट करके रखता हूं, मैंने ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है आप लोगों को. हाँ, ये होता है. यहाँ पे जाकर देखते हैं हम लोग. ये देखो, यहाँ पे हमारी जो रिएक्शंस थी वो सब कुछ है. अब आगे देखेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन. जो हमने अनएरोबिक का देखा था ना, या मैं उसके पहले वाले फ्लो चार्ट पे ही निकाल दूं. यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन यहीं पे निकाल कर बताता हूं तुम लोगों को. अब जब ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो पायरुविक एसिड ही है. तो पायरुविक एसिड की सबसे पहले एक एरोबिक रेस्पिरेशन में एक होगी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ये बनने से पहले भी ना एक लिंक रिएक्शन करके आती है, बताऊंगा मैं. उसमें भी ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, बट एक लिंक रिएक्शन है. उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ये तीन चीजें अब हमें देखनी है ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन. अब ये लिंक रिएक्शन, उसका इंपॉर्टेंस डिटेल में बताने वाला हूं. डोंट वरी अबाउट इट, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं. लिंक रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होनी चाहिए, क्या क्या होता है, सब कुछ. चलो आगे देखते हैं. चलो पहले लिंक रिएक्शन की बात करते हैं वापस. अब देखो, इसको लिंक रिएक्शन बुलाते हैं हम लोग. इट इज पॉपुलरली नोन एज लिंक रिएक्शन बिकॉज इट इज द लिंकेज बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन. आगे जाके ना मैं इस एरोबिक रेस्पिरेशन को, या इसको ही ना मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म से आप लोगों से बात करने वाला हूं. मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं वहां पे. तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं लिंक रिएक्शन इसमें होता क्या है. देखो, जो हमारा पायरुविक एसिड था ग्लाइकोलिसिस है. इट इज इंप्लाइड ना कि अब तो आप लोगों के दिमाग में आ चुका है कि ग्लाइकोलिसिस हो चुका है तो पायरुविक एसिड आएगा अल्टीमेटली. अब ये पायरुविक एसिड है हमारा. हाँ, कैसे भी लिख लो आप, ऐसे लिखो ऐसे लिखो. विच हैज हाउ मेनी कार्बन्स डू यू रिमेंबर? पायरुविक एसिड हैज 3 कार्बन्स. 3 कार्बन एटम है, बट ऑब्वियसली, और इसके साथ कोएंजाइम ए प्लस एनएडी प्लस. एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के लिए एक कोएंजाइम प्लस एनएडी प्लस. एंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स देखो, जो पायरुविक एसिड बना कहां पे था? साइटोप्लाज्म में. करेक्ट है. वो निकल कर जाएगा कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे वो कहा चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम है. और उसके साथ साथ उसको जरूरत होती है कि, मतलब दो इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स है, मैग्नीशियम आयंस प्लस टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट एंड लिपोइक एसिड. ये 3 कोफैक्टर्स होते हैं. मैग्नीशियम आयंस, thiamine pyrophosphate and lipoic acid, and this reaction occurs in the mitochondrial matrix. ये कहां पे होने वाली है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. देखो क्या हो रहा है. 3 कार्बन पायरुविक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द कोएंजाइम ए प्लस एनएडी प्लस, और ये सारे है. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम. अल्टीमेटली व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू? एसिटिल कोएंजाइम ए. नाउ दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड. ये क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है, प्लस CO2 आएगा प्लस NaDH आएगा, प्लस H प्लस. ये सब कुछ बन जाएगा इसमें. इसमें क्या क्या बन जाता है देखो.
हाँ, क्या क्या बन गया यहाँ पे? पायरुविक एसिड से एसिटिल कोए, देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यहां से हम उसको निकाल लेते बाहर। हाँ, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही आया पायरुविक एसिड, अब ये लिंक रिएक्शन क्यों बुलाते हैं देखो। डायरेक्टली पायरुविक एसिड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड डायरेक्टली काम लाइक पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसको काम करने के लिए कौन चाहिए? तो ये चाहिए। इसका नाम क्या है अपना? एसिटिल कोए। ये एसिटिल कोए आपके क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करने वाला है, ना कि पायरुविक एसिड डायरेक्टली। आई बात समझ में? हाँ, दिस इज लिंक रिएक्शन। यहाँ पे देखो ये NADH जो प्रोड्यूस हुए हैं, इनका बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है। ये NADH देखो कहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, दिस इज इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आप लोग अगर भूले नहीं हो या हो भी हो तो मैं जल्दी से दिखा लेता हूँ आप लोगों को कैसे होता है। ये अपनी माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉसेज शेप। अरे सॉरी, इससे नहीं निकालेंगे, इससे निकालते हैं, रुको ये जाने दो। ये अपनी माइटोकॉन्ड्रिया है, बराबर है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन कैसे है? ऐसे है, बराबर है। अब देखो, दिस इज मैट्रिक्स, बराबर है, बराबर है ना, ये मैट्रिक्स है। एंड दिस इज व्हाट? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर है ना, ये आउटर है एंड ये इनर है। ये इतना आप लोगों को मालूम भी है, पर एक बार जाते जाते बता रहा हूं। तो देखो, पायरुविक एसिड का ये जो हो रहा है सब कुछ, मतलब बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन जो हो रहा है, एसिटिल कोए में कन्वर्जन जो हो रहा है, वो मैट्रिक्स में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में नहीं। इसके बाजू में पूरी सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे हो रहा है, मैट्रिक्स के रीजन में। अब ये याद रखो। अब हम देखेंगे कि इस एसिटिल कोए के साथ क्या होता है। अब जो इसके बारे में हम लोग बात करें ना बहुत बार, हाँ, कि लाइक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन या चेन ऑफ रिएक्शन से, हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको अब हम बुलाते हैं क्रेब्स साइकिल। हांस क्रेब नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको इल्यूस्ट्रेट किया था, क्रेब्स साइकिल, विच अगेन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या हम इसी को बुलाते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बुलाते हैं इसको? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब आप एनसीईआरटी में झांक कर देखते हो तो उन्होंने थोड़ा जंपिंग जंपिंग किया हुआ है यहाँ पे, बीच के कुछ इंटरमीडिएट्स उन्होंने, लाइक उनको लगा ये जरूरी नहीं है दिखाना, इसलिए नहीं दिखाया। बट मैं सिखाते वक्त मेरे बच्चों को मैं पूरा सिखाऊंगा, ये ऐसे जंपिंग हमें नहीं लाइक हो पाएगा हमसे, ये ना हो पाएगा भाई हम लोगों से। हम एंजाइम सीखेंगे, हम लोग सारे बीच के सारे स्टेप सीखेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार आपको कनेक्शन नहीं समझ में आया ना, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना दिक्कत होती है। आपको कोई नीट में पूरी साइकिल नहीं पूछने वाला, शायद क्वेश्चन आ सकता है कि साइकिल का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे और बीच के आइडेंटिफाई कर लो। मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी ने क्या दिया है आप लोगों को, डोंट वरी, मैं उसको उसको भी दिखाने वाला हूं आप लोगों को। ऐसे नहीं कि मैं दिखाने वाला नहीं हूं, बट हम एनसीईआरटी जैसे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, पूरी साइकिल होने के बाद आप लोग बोलोगे सर इतना तो याद नहीं रह पाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको सब कुछ याद रहेगा, आपको सब कुछ याद रहने वाला है। ये मेरी गारंटी है, आरडी सर की गारंटी है, डोंट वरी। अरे 2 बार ये देख लो ना वीडियो, बहुत हो जाएगा। हाँ, 2 बार क्रेब साइकिल का वीडियो इतना पार्ट देख लो, आप लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहेगी। मैंने मेरे 12th में की हुई थी, मुझे आज भी याद है। कितने साल हो गए पूछो भी मत, नहीं तो आप लोगों को मेरी एज का पता चल जाएगा। चलो, जो का पार्ट, बट लेट्स बिगिन विद द क्रेब साइकिल। अब देखो ये साइकिल है, मतलब साइक्लिक फॉर्म है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, बट बेसिकली जो हमारा प्रीवियस रिएक्शन में, मतलब लिंक रिएक्शन में जो एसिटिल कोए बना हुआ है, देखो ये एसिटिल कोए बना हुआ है मैट्रिक्स में, ये हमारे लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है जो हमारे क्रेब साइकिल में आने वाला है। तो इसका ऑक्सैलो एसीटेट, मैं एसीटेट लिख रहा हूं, आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, इसके साथ देखो क्या होने वाला है। हाँ, ये देखो इसके साथ ना, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट
सिंथेज, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये आएगा इसके साथ, ये देखो अपना जो एसिटिल कोए वो यहाँ पे आएगा और उसके साथ साथ उसमें जरूरत है पानी की भी। ये आपको क्वेश्चन में आता है, हाँ ये क्वेश्चन में आता है। व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, ऑक्सैलो एसीटेट चाहिए, एसिटिल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है, देखो मैं बाजू में कहीं पे तो अलग कलर से सबके कार्बन नंबर लिख देता हूं, 2 कार्बन है और ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। दिख रहा है ना ये कलर, या कलर चेंज कर लूं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो अब देखो ये बिकॉज ऑफ दिस टू, देखो ऑक्सैलो एसीटेट एसिटिल कोए के साथ कंबाइन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सिट्रेट सिंथेज एंजाइम एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द सिट्रेट। हम येलो कलर से लिख रहे हैं, कलर नहीं बदलेंगे भाई, पहले क्या बन जाएगा सिट्रेट। अब ये सिट्रेट 4+2 कितने कार्बन हो गए, बट ऑब्वियसली 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस 4+2 इज 6 कार्बन कंपाउंड। देखो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, बीच में मैंने जितने कार्बन नंबर लिखे हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। हाँ अब देखो इस सिट्रेट को आगे लेकर जाते हैं हम लोग, दैट इज इन द सिस अकोनिटेट। हाँ और इसके लिए जो एंजाइम जरूरी है उस एंजाइम का नाम है अकोनिटेज। अकोनिटेज नाम का एंजाइम है। आयन Fe के आयंस उसको लगते हैं, पर ये आपको इतना कोई पूछता नहीं इसलिए मैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। सिस अकोनिटेट बन जाता है। अब सिस अकोनिटेट पे ही, अरे यार वापस गड़बड़ हो गई, तो रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सिस अकोनिटेट को हम येलो कलर से लिखते हैं, सॉरी ये कलर थोड़ा सा, सिस अकोनिटेट। अब ये 6 कार्बन ही है, अब जब तक कार्बन नंबर चेंज नहीं होगा तब तक मैं उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू करता रहूंगा। अब इस सिस अकोनिटेट पे ये इट इज इंटरमीडिएट है, बट बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है अपना अगला वाला है आइसोसिट्रेट। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसके लिए भी एंजाइम है, इस कन्वर्जन के लिए भी एंजाइम है अपना अकोनिटेज ही है, ये एंजाइम सेम ही है यहाँ पे। पर आप देखो ये आइसोसिट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बिकॉज दिस आइसोसिट्रेट विल अंडरगो, और ये देखो इसके साथ क्या होने वाला है, इसका डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ। अब सबके ना पूरे डिटेल एंजाइम की आपको जरूरत नहीं है इसलिए मैं सबके डिटेल नाम नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज हम लोग ना डिटेल एंजाइम के साथ भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको उनका नेचर ऑफ एंजाइम दे रहा हूं बेसिकली, आप लोगों को पता चल जाएगा वैसे। हाँ यहाँ पे हम लोग ये arrow, इसके साथ ना एंजाइम आता है डिहाइड्रोजनेज। ये डिहाइड्रोजनेज है, ये डिहाइड्रोजनेज है, तो बट ऑब्वियसली आपके दिमाग की बत्ती जली, जली, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ NAD+ टू NADH+H+, बराबर है। या इसको बहुत बार ना सिर्फ NADH ऐसे भी लिखते हैं पर हम लोग पूरा लिखेंगे। इसके लिए एंजाइम कौन सा लगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। देखो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आया, उसी का मतलब क्या है कि वहां पे NAD का NADH में कन्वर्जन हो रहा है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोगों को दैट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट। सॉरी ऑक्सैलोसक्सिनेट, ये प्रोडक्ट मिला है। दिस इज अगेन, देखो मैंने कार्बन नंबर यहाँ पे नहीं लिखा है उसका मतलब वो 6 कार्बन ही है। हाँ नाउ दिस ऑक्सैलोसक्सिनेट अंडरगोज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को मैं बताता हूं आपको, एंजाइम है दैट इज, आपको पता ही चल जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज। ये कौन से रिएक्शन के अंडर चला जा रहा है, डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज मतलब इससे क्या निकल कर जाना चाहिए,
बट ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 निकल रहा है। अब देखो ना, मैं यहाँ पे लिखकर बताता हूँ आप लोगों को, एक हिंट देने वाला है। ये 6 कार्बन है आपका। देखो, और डी ऑक्सैलोसक्सिनेट का डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो इसमें कार्बन कितने बनेंगे? बट ऑब्वियसली दिस इज 5 कार्बन, दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज नथिंग बट 5 कार्बन कंपाउंड. This alpha ketoglutarate will be acted by the another enzyme, वापस डिहाइड्रोजनेज टाइप का एंजाइम है। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होने वाला है डिहाइड्रोजनेज से? डिहाइड्रो, अरे यार, डिहाइड्रोजनेज आया, डिहाइड्रोजनेज आया, इसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ? NAD प्लस इट्स कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H प्लस, बराबर है यहाँ पे। और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है आपका, दैट इज, प्रोडक्ट का नाम है सक्सिनिल कोए। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, सक्सिनिल कोए। अब देखो यहाँ पे कोए ऐड हुआ है, तो बट ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कोए ऐड करना पड़ेगा इस रिएक्शन में कहीं पे तो। और उसी वक्त देखो यहां से CO2 भी निकल कर जा रहा है। और तो अगर ये CO2 निकल गया तो सक्सिनिल कोए हैज टू बी द 4 कार्बन कंपाउंड। तो देखो पूरे क्रेब्स साइकिल में एक ही कंपाउंड है जिसके पास 5 कार्बन है। इसके पहले 6 होंगे, इसके बाद 4 होंगे, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारेट इज द ओनली कंपाउंड दैट हैज 5 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज द ओनली कंपाउंड दैट हैज 5 कार्बन। इसके पहले ऑक्सैलोसक्सिनेट के पास 6 कार्बन थे, और इसके बाद सक्सिनिल कोए के पास 4 ही कार्बन एटम्स है। हाँ, ये आपको हिंट है, आप लोग याद रखने के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। सो सक्सिनिल कोए इज प्रोड्यूस्ड एंड विच इज 4 कार्बन कंपाउंड। नाउ दिस सक्सिनिल कोए पे एक्ट करने वाला एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है वापस, बट ऑब्वियसली इससे बनने वाला क्या है आपको मालूम है क्या? इससे क्या बनता है? इससे बनता है सक्सीनेट। हाँ, इससे बनता है सक्सीनेट। ये सक्सीनेट। अब ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड, इसके बाकी देखो ऑक्सैलो एसीटेट तक 4 कार्बन वाले कंपाउंड है, और इस पे वापस जो काम करने वाला कंपाउंड है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और जो एंजाइम है उसको मैं क्यों बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये स्टेप ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज। अब काइनेज आया तो उसी का मतलब है यहाँ पे कुछ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, और उसका नाम है GDP प्लस IP गिव्स यू GTP। ये रिएक्शन को आप चाहे तो हाईलाइट करके रखो। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, GTP विच इज इक्विवेलेंट टू इट ATP। GTP विच इज इक्विवेलेंट हो तो इसको बुलाते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस को क्या बुलाएंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। याद रखो हाँ बच्चों, ये बहुत बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है। सक्सिनिल कोए टू सक्सिनेट जब जाता है तो एक GTP का मॉलिक्यूल फ्रॉम द 1 एसिटिल कोए विच इज फॉर्म फ्रॉम द 1 पायरुविक एसिड, 1:1 रेशियो है वो। 1 पायरुविक एसिड से 1 एसिटिल कोए, 1 एसिटिल कोए से वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के थ्रू जाता है तो 1 GTP विच इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP। हाँ, ऐसे बनता है। अब ये सक्सीनेट से बन जाएगा, अगला प्रोडक्ट है फ्यूमेरेट।
सॉरी इस कलर से नहीं, फ्यूमेरेट लिखना है इस कलर से, ये बन रहा है फ्यूमेरेट। और ड्यूरिंग दिस देयर विल बी द कन्वर्जन ऑफ, वापस ये डिहाइड्रोजनेस टाइप की रिएक्शन है और इसमें होगा FAD टू FADH2। अब आपको याद रखना है, देखो ये सारे NAD एंड FAD बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है? जब F वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होगा तब FADH2 प्रोड्यूस होगा, एक ही रिएक्शन है। हाँ, फ्यूमेरेट से बनेगा, यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम है। हाँ, अब उसके बाद फ्यूमेरेट टू मैलेट बनता है, फ्यूमेरेट से बनेगा मैलेट, मैलेट बनता है, इसके लिए एंजाइम है फ्यूमेरेज, फ्यूमेरेज नाम का एंजाइम है। हाँ, फ्यूमेरेट टू मैलेट आने में फ्यूमेरेज नाम का एंजाइम काम में आता है, और मैलेट से ये वापस अपने ऑक्सैलो एसीटेट तक आ जाता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे भी एक एंजाइम है अपना डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज मैलेट डिहाइड्रोजनेज होगा वो। और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसी का मतलब क्या बताया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, NAD plus will get converted into NADH plus H plus, ये होगा। सो दिस इज नथिंग बट योर एंटायर क्रेब्स साइकिल। ये देखो, हाँ, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटिल कोए कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और वो बनाएगा सिट्रेट, सिट्रेट से बनेगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बनेगा लाइक ऑक्सैलो सक्सिनेट, उससे बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनिल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमेरेज, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। आप बोलोगे ये इतना सब कुछ याद कैसे रखेंगे? तो आपको याद रखने के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट, तीन या चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। पहली वाली है आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलो एसीटेट, क्योंकि वहां पे NADH बन रहा है। हाँ, ऑक्सैलो एसीटेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, वहां पे CO2 का रिलीज हो रहा है, और अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल कोए, वहां पे भी CO2 का रिलीज हो रहा है। ये कंसेक्यूटिव। उसके बाद देखो सक्सिनिल कोए टू सक्सिनेट, वहां पे GTP बनता है विच इज इक्विवेलेंट टू ATP, एंड सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट। अब आप बोल रहे हो कि इतना सब कुछ ये याद कैसे रखे? इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट है तुम लोगों के लिए, सुनो। मैंने मेरे 12th में बनाया था, आप लोग अपना दूसरा बना सकते हो, कहीं पे लाइक यूज कर सकते हो यार, पूरा लाइक TC आपको वैसे भी याद रहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बताता हूँ। सर्कस केम इन उटी, केतन सॉ 6 फनी मैजिकल आउटफिट्स। आउटफिट्स प्रोग्राम जिसको हम सिनोनिम जैसे यूज करते हैं, देखो अब इसमें मैं बताता हूँ। देखो सर्कस उसका मतलब है सिट्रेट, सीक्वेंस से याद रखेंगे क्योंकि सिर्फ न्यूमोनिक याद करके कोई फायदा नहीं, उसका कंपाउंड का नाम भी होना चाहिए। ये होगा सिस एक्ोनिटेट, केम के सी के साथ इन आइसोसिट्रेट, उटी ऑक्सैलोसक्सिनेट है ये, सक्सिनेट, केतन अल्फा कीटो, कीटो का के लिया हुआ है, कीटो ग्लूटारेट। आप अगर कोई दूसरा बनाते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। हाँ, 100 सक्सिनिल कोए, 6 सक्सिनेट, F फनी का फ्यूमेरेट, मैजिकल का A मैलेट, और आउटफिट का O
ऑक्सैलो एसिटेट, ये एसिड ऑक्सैलो एसिटेट है, ऊपर वाला ऑक्सैलो सक्सिनेट है, ये दोनों अलग है। बस इतना ही याद रखना है आपको, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपको एक बार ये याद रहना, मैंने बोला ना आपको पूरे लंबे समय तक याद रहेगा, आपको वापस ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके बारे में। हाँ, दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, देखो आपको डायरेक्टली पायरुवेट टू कोएंजाइम में दिया हुआ है, कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड दिया 6 कार्बन वाला, डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड दिया, और उसके बाद सक्सिनिक एसिड दिया, सक्सिनिल कोए टू सक्सिनिक एसिड वाला। यहाँ पे जीडीपी टू जीटीपी दिया है, पर वो कहाँ से आता है, डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटारिक से नहीं, यहाँ पे उन्होंने डैश 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 दिया है, मतलब बीच के कंपाउंड है। सक्सिनिल कोए टू डायरेक्टली मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड, वहां पे फ्यूमेरेट वाला लाइक मिस है, और मैलिक एसिड तो वापस वो ऑक्सैलिक एसिड है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है आप लोगों का कंफ्यूजन, इसलिए मैंने ये पूरा दिया हुआ है आपको, यही लाइक जो मैंने दी है क्रेब्स साइकिल। हाँ, आप अगर उसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको कोई गलती नहीं होगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सर ये मेरा लर्न होगा क्या, ये मुझसे आ पाएगा क्या, आ पाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ये आपसे हो जाएगा। हाँ, इस न्यूमोनिक के साथ उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। अब आप लोगों को ने देखा होगा, इतना हम एरोबिक 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 करके चिल्ला रहे हैं, पर ऑक्सीजन तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं। हीरो है ना, एंड में ही आएगा और बवाल मचाएगा। हाँ, वो आएगा पिक्चर में, पर अभी तक आया नहीं है। तो वो आता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अभी तक आया ही नहीं ना कहीं पे भी। और आप लोग अगर देखते हो एक्चुअली, तो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी और यहाँ पे एक जीटीपी विच इज इक्विवेलेंट टू एटीपी, इतनी एटीपी बनी है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे फायदे वाला, तो वो फायदे वाला होता है जब जब ये जो हमारे लाइक रिड्यूसिंग पोटेंशियल वाले सब्सटेंसेस है ना, ये जो हमारा एनएडी एफएडीएच2 ये सब बनते हैं ना, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते, एंड ड्यूरिंग दैट ट्रांसपोर्ट दे रिलीज द एनर्जी विच प्रोवाइड्स अस एटीपी, जो हमें एटीपी प्रोवाइड करते हैं। तो वो तो देखना है ना, अभी हम लोगों ने देखा ही नहीं है। देखो, और ना मैं लाइक ये आगे जाते हैं हम लोग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको बुलाते हैं। यहाँ पे ना मैं जो एनसीईआरटी में दिया है ना, वैसे नहीं बताने वाला आप लोगों को, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमें 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स या 5 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस की जरूरत होती है। तो हम लोग एक एक कॉम्प्लेक्स के नाम जान लेते हैं और उनकी अरेंजमेंट देखेंगे, वो सिक्वेंशियली मैं दे रहा हूं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। दिस इज अनदर वेरी फैसिनेटिंग क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे करता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसके वजह से एनर्जी कैसे बनती है। हाँ, चलो हम लोग मान, पहला हम ना जो कंपाउंड है इसको हम बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, ये इसका एंजाइमेटिक, जिसको कॉम्प्लेक्स 1 इज अ जेनेरिक नाम, उसको स्पेसिफिकली हम लोग बुलाते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। ये है NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सेकेंड अपना है कॉम्प्लेक्स 2, मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले सारे कॉम्प्लेक्स लिख लेता हूँ, बाद में एक नाम बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स 2, हाँ ये आपको नीट में क्वेश्चन आते हैं उनके नाम के साथ। कॉम्प्लेक्स 3, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 4, और अल्टीमेटली अपना कॉम्प्लेक्स 5। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस है विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पूरा जो एटीपी सिंथेसिस तक काम करेंगे। हाँ, तो हमने पहला देखा NADH डिहाइड्रोजनेज, जिसको बहुत बार FMN डिहाइड्रोजनेज करके भी बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सीनेट सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज,
सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज है यहाँ पे। हाँ, सक्सीनेट, देखो आप लोगों को याद होगा सक्सीनेट टू फ्यूमेरेट जब जा रहा है तो FADH2 बन रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स 2 उस वक्त बहुत काम में आने वाला है। थर्ड कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ये थर्ड है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स है जिसको बुलाते हैं हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये देखो क्योंकि बीच में साइटोक्रोम C करके भी आने वाला है, जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना आगे तो साइटोक्रोम C करके आने वाला है, ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड रादर आई वुड से मोस्ट इंपोर्टेंट, अलग कलर से लिख देता हूं, ATP सिंथेज। ये जो है ATP सिंथेज, हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस सीखा था, वहां पे भी हमने देखा था ये ATP सिंथेज नाम का एक एंजाइम होता है एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने वहां पे पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद होगा तो। हाँ, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, देखो यहाँ पे ये ऐसे अरेंजमेंट होती है। हाँ, अब देखो मैं ना इसको ऐसे ना थोड़ा सा दिक्कत आती है आप लोगों को समझने में, तो मैं थोड़ा सा उसको ना थोड़ा और बेटर वे से मैं इसको अरेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, कैसे होता है, देखो हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात चल रही है। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एज वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन द लाइक प्लांट में देख रहे हैं, पर हम माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हैं। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये येलो कलर से निकाली हुई आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। अब आप मैं क्या कर लेता हूं, देखो जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है ना, हाँ, उसको फोल्डिंग से ये हम लोगों को मालूम है, पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं उसको फिलहाल सीधा निकालता हूं। हाँ, फॉर अवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में निकाल रहा हूं, उसको सीधा निकाल रहा हूं। देखो ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। हाँ, और उसके नीचे मैट्रिक्स होगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पे होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला पार्ट है। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये ब्लू कलर से मैंने जितना निकाला हुआ है, दिस पार्ट इज नथिंग बट द इनर मेम्ब्रेन। देखो मैं आपके सामने क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि ये लाइक बुक में आपके सामने नहीं निकाली हुई है, मतलब डायरेक्टली डायग्राम है, तो आप इमेजिन करते हो ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हो। और ये देखो ये बीच में मैं जो दिखाने वाला हूं आप लोगों को यहाँ पे, ये देखो ये जो बीच की है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बुलाते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्यों जरूरी है आपको पता चल जाएगा जब हम एक एक चीजें आगे देखने वाले। हाँ, एक एक चीजें जैसे देखते जाएंगे वैसे आप लोगों को पता चलेगा। मैं पहले क्या कर लेता हूं, अब ना कॉम्प्लेक्सेस को अरेंज कर लेता हूं। लेट्स से दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स 1 क्या है आप लोगों को मालूम है, NADH डिहाइड्रोजनेज। बीच में आएगा हमारा, ये है UQ, दैट इज यूबिक्विनोन। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है बट दिस इज इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसको हम मोबाइल भी होता है। हाँ, अब देखो थर्ड वन, लाइक ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, हाँ, इसको बुलाते हैं हम कॉम्प्लेक्स 2। हाँ, आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो थोड़ी सी अलग अरेंजमेंट है, पर ये अरेंजमेंट भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ये गलत नहीं है। देखो एनसीईआरटी में आप लिखोगे तो पहले 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया। हाँ, पर बीच में देखो दोनों में UQ, यहाँ पे भी UQ है, तो मैंने दोनों को एक साथ ही अरेंज कर दिया, और इसलिए मैंने लोकेशन भी अलग दिया है। देखो, ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है। हाँ, अभी मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के अरेंजमेंट दे रहा हूं, अभी आप लोगों को मैंने कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट बताया नहीं है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2। अब आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स 3, दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स 3। उसके बाद आएगा, ये देखो मैं एक यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स निकाल रहा हूं, दैट इज साइटोक्रोम C। अब ये देखो हमारे 5 कॉम्प्लेक्सेस वाला नहीं है, ये साइटोक्रोम C, दिस इज मोबाइल कैरियर, जिसको बुलाते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर।
ये आया कॉम्प्लेक्स 4 एंड अल्टीमेटली आएगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स 5, जिसकी ना हम थोड़ी सी अरेंजमेंट देख लेते। ये होगा, यही हमारा 5 दैट इज एटीपी सिंथेस। लेकिन इसको 5 लिख ले तो आप लोगों को नाम मालूम है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। हाँ, अब देखो यहां मैट्रिक्स में 3 रिएक्शन हो रही है, जहां पे एनएडीए लाइक एनएडी इज कन्वर्टेड इनटू द एनएडीएच, बराबर है। जहां पे एनएडीएच बन रहे हैं ना, मैट्रिक्स में बहुत सारे एनएडीएच है। हमने आप लोगों को बताया था जब हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बात की थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, वहां पे हमने बात की थी। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एनएडीएच अंदर बने हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज है, तो वो क्या करेगा, बट ऑब्वियसली एनएडीएच को एनएडीएच प्लस एच प्लस वाले को एनएडी प्लस में कन्वर्ट करेगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। लाइक वो एनएडीएच डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ना, तो वो क्या करेगा, जैसे ही एनएडीएच बना उसको एनएडीएच को एनएडी में कन्वर्ट करेगा। ड्यूरिंग दिस इट विल ट्रांसपोर्ट 4 protons from the matrix to the intermembrane space. It will transport 4 protons from the matrix to the intermembrane space and at the same time अब कौन सा कलर बच गया है यहाँ पे, शायद रेड कलर हम लोगों ने यूज नहीं किया। एट द सेम टाइम यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसकी तरफ, यूबिक्विनोन की तरफ। इलेक्ट्रॉन दिख रहे नहीं, हाँ। देखो उसी वक्त क्या हो रहा है, हमारा जो ये एफएडीएच है, एफएडीएच2 प्रोड्यूस हुआ है ना सक्सीनेट टू फ्यूमारेट के केस में, तो ये एफएडीएच2 will get converted into FAD plus, and at the same time what it will do, it will passes its electron to the ubiquinone. अब ये यूबिक्विनोन क्या कर लेता है, खुद के पास जो इलेक्ट्रॉन एनएडी के NADH2 NAD के कन्वर्जन पे एंड FADH2 टू FAD के कन्वर्जन पे आए हुए हैं, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इनको आगे भेजेगा टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स 3। ये क्या कर रहा है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां भेज रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। और उसी वक्त एट द सेम टाइम देखो यहां पे क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम यहां पे वापस यहां से 4 प्रोटॉन्स बाहर जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 3 also pushes 4 protons outside। वो कहां से आ रहे, वो मैट्रिक्स से आ रहे, वो मैट्रिक्स से आ रहे, वो कहां से आ रहे, वो मैट्रिक्स से आ रहे। मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन। अब देखो आप लोगों को पता चल चुका है कि यहां पे बिटवीन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हम रेड कलर से जिनको दिखा रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो कॉम्प्लेक्स 3 के पास आ चुके हैं। अब यही से ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, साइटोक्रोम सी की तरफ। एंड ये साइटोक्रोम सी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आउटर मेम्ब्रेन मतलब आउटर साइड पे देखो ना, ये जो इनर मेम्ब्रेन है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके पेरिफेरल प्रोटीन में आएगा ये। पेरिफेरल प्रोटीन में, एम्बेडेड नहीं है ना, पेरिफेरल प्रोटीन में आएगा। अब ये बनता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल मतलब जो एक जगह से हिल सकता है, वो यहां से लेकर इलेक्ट्रॉन आएगा कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। वो यहां से लेकर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएगा, कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। और ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐसे। अब उसी वक्त मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से, ये एक नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। एट द सेम टाइम मैट्रिक्स में क्या हलचल हो रही है देख लो, यहां पे हाफ O2, मैंने हाफ क्यों लिखा है, ये बैलेंसिंग के लिए। दिस ऑक्सीजन रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन,
तो हमारा देखो टर्मिनल, अब ऑक्सीजन काम में आया, इसका नाम क्या है बताओ? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन देगा जो यहां से पास होते होते हुए आए हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन टू द ऑक्सीजन। इसके बीच में ऐसी रिएक्शन होती है, मैं बताता हूं, देखो O2 और O accepts 2 electrons and it becomes O2 माइनस। ये बन जाएगा जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। मैंने हाफ ऑफ O2 क्यों लिखा हुआ है? बैलेंसिंग के लिए, मतलब ये O, सिर्फ O नहीं लिखते हम। अब यहां पे देखो प्रोटॉन्स तो है, यहां पे भी क्या है? प्रोटॉन्स है ही ना, या नहीं है? यहां पे भी क्या है? प्रोटॉन्स है। दिस प्रोटॉन्स, देखो यहां पे H प्लस है, दिस H प्लस विल बी 2H प्लस हो गए, प्लस ये हाफ ऑफ द O2 वाला जो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है O2 माइनस, ये 2 प्रोटॉन्स को एब्सॉर्ब करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस द वाटर एंड दस इट विल पुश द 2 प्रोटॉन्स आउटसाइड। 2 प्रोटॉन्स, यहां से बाहर कितने प्रोटॉन्स आएंगे? 2। तो अंदर देखो मैट्रिक्स के प्रोटॉन्स क्या हो रहे? कंज्यूम हो रहे, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? प्रोटॉन ग्रेडियंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द व्हाट? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब देखो ये जो एटीपी सिंथेज नाम का अपना जो एंजाइम है ना, हाँ, ये जो एटीपी सिंथेज नाम का अपना एंजाइम है, इसमें स्पेशलिटी है। कौन सी स्पेशलिटी है? देखो इसका ये जो पार्ट है, ये वाला, इसको बुलाते हैं हम F1, इसको बुलाते हैं हम लाइक F1 पार्टिकल, एंड ये जो पार्ट है इसको बुलाते हैं F1 एंड इसको बुलाते हैं F0 और F0। अब इसमें देखो, सॉरी ये गलत लिखा गया है, सॉरी, ये F0 है और ये F1 है। हाँ, अब ड्यूरिंग दिस यहाँ पे देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़े से डिस्प्यूट मतलब क्या बताता हूं मैं। पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि 2 प्रोटॉन्स कम फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ATP, दैट इज ADP प्लस IP से। बट इसको एनसीईआरटी ने अपडेट करके दिया हुआ है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें उन्होंने 4 प्रोटॉन्स किया हुआ है। हाँ, टेक्स्ट में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 1 2, यहाँ पे देखो ये 4 प्रोटॉन्स किया, पहले था वो 2 प्रोटॉन्स था, अब यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स भी किया हुआ है। हाँ, टेक्स्ट में भी है। तो ये व्हेन इट पासेस, 4 प्रोटॉन्स जाते हैं तब एक एटीपी मॉलिक्यूल होता है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। तो अभी आप लोगों को 4 प्रोटॉन वाला कंसिडर करना है यहाँ पे, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी में दिया गया है। हाँ, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होगा। दिस इज हाउ द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे देखो ये मेटाबॉलिक वाटर है, इस वाटर को हम बुलाते हैं मेटाबॉलिक वाटर। याद रखना, ये क्वेश्चन में बहुत बार स्टेटमेंट में आता है, मेटाबॉलिक वाटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के वक्त ही होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो जब 2 प्रोटॉन्स बाहर की तरफ जा रहे, बाहर से अंदर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ आ रहे, 4 प्रोटॉन्स पकड़ लो अभी, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी 4 प्रोटॉन्स व्हेन कम इनटू द मैट्रिक्स, तो 1 एटीपी मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे करके हम लोगों को मिलते हैं। अब देखो ये NAD, FADH2, इनका सप्लाई कहां से हो रहा है? TCA से, एंड लिंक रिएक्शन से, विच इज अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही हो रही है ना लिंक रिएक्शन भी। सो इफ दे आर लाइक कंटिन्यूअसली पुशिंग द NADH, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रहेगी एंड हमें कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ ATP होता रहेगा। आ गई बात समझ में सब लोगों को? हाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क्स। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे कैरियर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके सबके नाम मैंने इसलिए आप लोगों को ऑलरेडी दिए हैं, ये मैच द पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। वापस जाने से पहले बता देता हूँ, लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये 4 प्रोटॉन्स है, तो आप लोग उसको 4 प्रोटॉन्स के साथ कर लो। कहीं कहीं पे भी तो डायग्राम में 2 प्रोटॉन्स और डिस्क्रिप्शन में 4 प्रोटॉन्स है, किसी किसी एनसीईआरटी के एडिशन में।
कहीं पे तो 4 प्रोटॉन्स, उन्होंने डायग्राम के यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स लिखा है, बट डिस्क्रिप्शन में 4 लिखा है। कहीं कहीं पे दोनों की जगह पे 4 है, और पुरानी एडिशन देखोगे तो वहां पे दोनों जगह पे 2 है। तो पहले हम लोग 4 प्रोटॉन्स के साथ इसको लाइक कंटिन्यू करते हैं। लाइक अभी इस पे कोई करेक्शन आया नहीं है एनसीईआरटी से, तो आप लोगों को 4 प्रोटॉन के साथ ही जाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है। ऐसे डाइसी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी कम ही होती है, बट आ गए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मुझे मालूम है ये दोनों कंसेप्ट थोड़ी हेवी है, आप लोगों को पढ़ने में या समझने में थोड़ी हेवी जाती है, बट दिस पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं और वो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पार्ट। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे, ये यहाँ पे रुकते हैं। एंड लाइक अगले एक लेक्चर में मैं एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वोशंट, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये 3 छोटे 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 टॉपिक्स ना कवर कर लेता हूँ। छोटे टॉपिक्स है जिसमें हम जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी के थ्रू ही जाएंगे, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, वहां पे हम एनसीईआरटी के थ्रू ही जाएंगे, ज्यादा लिखना नहीं है, तो क्विकली आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, ये वीडियोस देख लेना, आपको क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के सारे क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।